नमस्कार, 1 सितंबर की शाम आप हैं मेरे साथ ZTV रेडियो न्यूज़ पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मिनी की बेस्ट। और वक्त है न्यूज़ हेडलाइंस का। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, सम्मान में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और अधिक गतिविधियों की अनुमति के साथ अनलॉक 4 के दिशा निर्देश आज से लागू। देश के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन आज से शुरू। संयुक्त प्रवेश परीक्षा तथा संयुक्त पात्रता प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए मुंबई उपनगरीय रेल सेवा में यात्रा की अनुमति। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए तीसरा सेरो सर्वे आज से। कोविड-19 से लड़ने के लिए जापान भारत को 3500 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण प्रदान करेगा। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल शाम निधन हो गया। नई दिल्ली के सेना अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 84 वर्ष के थे। रविवार को फेफड़ों में संक्रमण के कारण भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की हालत ज्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सरकार ने मुखर्जी के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के एक छोटे से गांव मेराटी में प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में हुआ। कोलकाता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि तथा विधि में उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने कॉलेज शिक्षक और पत्रकार के रूप में अपना जीवन शुरू किया। राष्ट्रीय आंदोलन में अपने पिता के सहयोग से प्रेरणा लेकर मुखर्जी संसद के उच्च सदन राज्यसभा में चुने जाने के बाद वर्ष 1969 में पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन में कूद पड़े। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक संदेश में कहा कि उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है। उन्होंने कहा कि मुखर्जी ने एक संत की भावना से देश की भरपूर सेवा की। रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के 5 दशक के राजनीतिक सफर में परंपरा और आधुनिकता का सम्मिश्रण था। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी शोक व्यक्त किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें रूस का सच्चा दोस्त बताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने संदेश में पुतिन ने कहा कि भारतीयता और उच्च अंतर्राष्ट्रीय समझ वाले सम्मानित व्यक्ति थे। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष सामरिक भागीदारी वाले रिश्तों को मजबूत बनाने में श्री मुखर्जी ने महत्वपूर्ण निजी योगदान दिया था। सरकार द्वारा घोषित अनलॉक 4 के दिशा निर्देश आज से लागू हो रहे हैं। ये निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 के हिस्से में रूप में कोरोना निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर और अधिक गतिविधियां खोलने की अनुमति दी थी। दिशा निर्देशों के अनुसार देश भर में इस महीने की 7 तारीख से मेट्रो रेल सेवाएं फिर से शुरू होंगी और स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार का पता लगाने के लिए मासिक सेरो सर्वेक्षण का तीसरा दौर आज से शुरू होगा। इस दौरान करीब 17,000 नमूने लिए जाएंगे। पिछला सेरो सर्वेक्षण 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजन किया गया था। इस सर्वेक्षण में राष्ट्रीय राजधानी में 29.1% लोगों में कोविड-19 संक्रमण से संबंधित एंटीबॉडी पाई गई थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अगस्त सर्वेक्षण के बारे में बताया था कि इनमें 11 जिले में 15,000 नमूने लिए गए थे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगला सेरो सर्वेक्षण 1 सितंबर को कराया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में कोविड संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी आई है। कल दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1,358 नए मरीजों का पता लगा और राजधानी में अब तक 1,74,000 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं। इसके साथ ही इस महामारी से 4,400 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
देश में प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन परीक्षा आज से शुरू हो रही है। देश में 600 केंद्रों से आज से 6 सितंबर तक आयोजित की जाने वाली इस प्रवेश परीक्षा के लिए 9,58,000 परीक्षार्थियों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं। ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारों ने परीक्षार्थियों के घर से परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए मुफ्त यात्रा की भी व्यवस्था की है। आईआईटी के कुछ पूर्व विद्यार्थियों के एक समूह ने जरूरतमंद विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक पोर्टल बनाया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्रियों से परीक्षार्थियों की मदद करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने कहा कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों और कर्मचारियों का कोविड महामारी से बचाव और परीक्षा के सुचारू आयोजन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। इस परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को मध्य और पश्चिम रेलवे के मुंबई उपनगरीय नेटवर्क के अंतर्गत विशेष उपनगरीय रेलगाड़ियों से यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है। इससे मुंबई और उनके आसपास के इलाकों में रहने वाले 50,000 से अधिक परीक्षार्थियों को अपने अपने परीक्षा केंद्रों तक समय से सुरक्षित रूप से पहुंचने में मदद मिलेगी। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र दिखाकर परीक्षा वाले दिन अपने माता पिता या अभिभावक के साथ उपनगरीय रेलवे स्टेशन में प्रवेश कर सकेंगे। इसके लिए स्टेशनों में रेलवे और सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में टिकट खरीदने के लिए अतिरिक्त काउंटर खोले जा रहे हैं और परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए उपनगरीय रेलगाड़ियों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं। रेलवे ने लोगों से अपील की है कि परीक्षार्थियों, उनके साथ आए अभिभावकों और रेलवे के आवश्यक कर्मचारियों के अलावा अन्य लोग जेईई और नीट परीक्षाओं के दौरान अनावश्यक रूप से स्टेशनों में नहीं आए। मध्य प्रदेश सरकार ने नीट और जेईई परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की है। विद्यार्थियों को ब्लॉक या जिला मुख्यालयों से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क यात्रा का प्रबंधन किया गया है। जो विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं वे टेलीफोन नंबर 181 पर कॉल करके या राज्य सरकार के पोर्टल mapit.gov.in/covid19 पर लॉगिन करके अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। जापान ने भारत को कोविड-19 आपात सहायता के रूप में 3,500 करोड़ रुपए की आधिकारिक विकास ऋण सहायता देने का वादा किया है। आर्थिक कार्य विभाग में अपर सचिव डॉक्टर CS महापात्रा और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी संतोषी ने कल नई दिल्ली में इस आशय के दस्तावेज का आदान प्रदान किया। स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम से संबंधित यह ऋण भारत को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए दिया जाएगा। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।